नमस्कार। आज हम माइक्रोबायोलॉजी में जो लैंडमार्क वर्क्स हुए हैं उसमें आज हम एंटोनियो वन ल्यूवेनहॉक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। ल्यूवेनहॉक क्या करना चाहते थे ये उनके 12 जून 1716 के लेटर से पता लगता है। उन्होंने कहा, जब कभी भी मैं कोई रिमार्केबल चीज खोजता हूँ, रिमार्केबल इवेंट देखता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी खोज को कागज के ऊपर लेके आऊं, ताकि जो जिज्ञासु लोग हैं वो उससे जानकारी प्राप्त कर सके। तो एंटोनियो वन ल्यूवेनहॉक हमेशा खोज कार्य में रत रहते थे। देखा जाए तो एंटोनियो वॉन वैज्ञानिक कम थे, वो एक डच बिजनेसमैन थे। डेल्फ, जहां पर उनका जन्म हुआ था, जो कि डच रिपब्लिक में है, 24 अक्टूबर 1632 में इनका जन्म हुआ था। वहीं पर ये एक ट्रेड्समैन थे। बचपन में कोई खास ख्वाब नहीं था, क्योंकि ट्रेडमैन्स की फैमिली में जन्म हुआ था, तो कोई उच्च शिक्षा, यूनिवर्सिटी डिग्री प्राप्त करने का या कोई अन्य भाषा जानने का कोई अलग से इनमें विचार नहीं था। लेकिन इनमें जिज्ञासु प्रवृत्ति थी, ओपन माइंड था और स्किल थी, जिसके कारण से इन्होंने बायोलॉजी के इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण डिस्कवरीज की, और इसी के कारण से आज हम इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। इनका जो वर्क था वो अधिकांशतः माइक्रोस्कोपी और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन के इर्द गिर्द था। इनका माइक्रोस्कोपी में पायनियर वर्क था। आप यहाँ पर इनके सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप की रिप्लिका देख रहे हैं। इसी प्रकार के माइक्रोस्कोप का ये यूज किया करते थे। इन्होंने इस प्रकार के 500 से अधिक माइक्रोस्कोप बनाए थे, जिनमें से कुछ बहुत बेहतरीन थे। इन्होंने इस माइक्रोस्कोप का यूज करके सबसे पहले माइक्रोब्स की स्टडी की, जिन्हें इन्होंने टर्किन्स कहा था, जिसका शाब्दिक अनुवाद एनिमलक्यूल होता है। इन्होंने वैसे तो रॉयल सोसाइटी को 500 के आसपास पत्र लिखे हैं, जिनमें से 190 से ज्यादा पत्र इनकी फाइंडिंग्स को, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में थी, सभी माइक्रोस्कोपी के इर्द गिर्द ही थी, उनको इन्होंने लिखा। मूल रूप से ये पत्र डच भाषा में ही लिखा करते थे, क्योंकि जैसा हमने बताया इनको किसी और भाषा का ज्ञान नहीं था, जिन्हें हेनरी ओल्डेनबर्ग ट्रांसलेट किया करते थे। हेनरी ओल्डेनबर्ग ने ही सबसे पहले एनिमलक्यूल शब्द का इस्तेमाल किया था। उनकी मृत्यु 26 अगस्त 1723 को हो गई थी। तो एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने बैक्टीरिया की खोज की। इन्होंने माउथ के अंदर सोलेनोमोनास 1683 में खोज किया।
इन्होंने ही फ्री लिविंग और पैरासिटिक माइक्रोस्कोपिक प्रोटिस्ट की खोज की। इन्होंने ही स्पर्म सेल को ऑब्जर्व किया, ब्लड सेल्स को ऑब्जर्व किया, माइक्रोस्कोपिक निमेटोड्स को, रोटिफर्स को इन्होंने ऑब्जर्व किया, आरबीसी को ऑब्जर्व किया, कैपिलरीज में ब्लड फ्लो को ऑब्जर्व किया, मसल्स का बेंडेड पैटर्न इन्होंने देखा। ये सारी की सारी कुछ इनकी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। ल्यूवेनहॉक ने, जैसा कि हमने बताया, कि 500 से अधिक माइक्रोस्कोप को डिजाइन किया था, जिनमें से कुछ अभी मौजूद हैं। ये एक बहुत बेसिक डिवाइस थी, लेकिन इनका मैग्निफिकेशन काफी हाई था। कुछ माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन था इनके 275 तक एक्स तक था। हालांकि ये भी दावा किया जाता है कि कुछ माइक्रोस्कोप में इनके 500 टाइम्स तक का भी मैग्निफिकेशन हुआ करता था। इनके माइक्रोस्कोप सिंगल लेंस थे, यानी कि आजकल जो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं उस तरीके माइक्रोस्कोप नहीं थे। ये बेहद ही सिंपल डिवाइस थी, जिसमें एक ब्रास प्लेट पर छोटा सा छेद हुआ करता था और यही ब्रास प्लेट इस इंस्ट्रूमेंट की बॉडी बनाती थी। इस छेद में लेंस लगा हुआ है। लेंस के आगे बाहर की तरफ एक पिन लगी हुई है, जिस पिन के ऊपर मटेरियल जिसे ऑब्जर्व करना है उसको माउंट किया जाता था, रखा जाता था। इस पिन की पोजीशन और फोकस वो 3 स्क्रू के माध्यम से जो इसमें लगे हुए थे, कुछ इंस्ट्रूमेंट में 2 स्क्रू थे, उसके कारण इसको फोकस किया जाता था। एक स्क्रू फोकस के लिए और 1 या 2 स्क्रू नेविगेट करने के लिए हुआ करते थे। पूरा जो ये इंस्ट्रूमेंट है ये मात्र 3 या 4 इंच लंबा हुआ करता था और आंख के काफी नजदीक रखना पड़ता था, सूर्य की तरफ देखना पड़ता था, क्योंकि इससे अच्छी लाइटिंग की और खास तौर पे ग्रेट पेशेंस की जरूरत हुआ करती थी। हालांकि इन्हीं के जो कंटेम्प्ररी थे और प्रीडिसर्स थे लाइक रॉबर्ट हुक, उन्होंने माइक्रोस्कोप का यूज करके और सिमिलर चीजें देखी थी, लेकिन इन्हें ही कई बार हम माइक्रोस्कोप का, यानी कि ल्यूवेनहुक को ही कई बार हम इन्वेंटर मान लेते हैं, जैसा कि वास्तव में है नहीं। एक्चुअली जो उस टाइम के कंपाउंड माइक्रोस्कोप थे जिनमें हुक ने स्टडी किया था, वो प्रैक्टिकल नहीं थे इतना अधिक मैग्नीफाई करने के। लेकिन ल्यूवेनहुक ने जो माइक्रोस्कोप तैयार किए थे वो काफी बेहतर तरीके से 275 गुना, 200 गुना, और जैसा कि कहा जाता है कि कुछ माइक्रोस्कोप 500 गुना तक भी थे, उससे मैग्नीफाई कर पाते थे। बहुत क्लियर इमेज, ब्राइटर इमेज देखने को मिलती थी। हालांकि ल्यूवेनहुक इस मामले में बहुत कंजर्व थे। उन्होंने इस टेक्निक को, क्योंकि वो लेंस किस प्रकार से उन्होंने कंस्ट्रक्ट किए, किस तरीके से ये डिजाइन किए, ये उन्होंने किसी को नहीं बताया। उनका ये मानना था कि ये मैंने बनाया है, मेरे तक ही सीमित है। तो उन्होंने इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में हालांकि जानकारियां नहीं दी, लेकिन ये बहुत उच्च गुणवत्ता के लेंस हुआ करते थे उस समय के अनुसार। 1673 में ल्यूवेनहुक ने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को पत्र लिखना प्रारंभ किया और इन्होंने अपने पहले पत्र में बी के स्टिंग के बारे में कुछ जानकारियां दी थी। अगले 50 साल लगभग इन्होंने रॉयल सोसाइटी के साथ में
कम्युनिकेट किया। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये मूल रूप से पत्र डच में लिखा करते थे, जिसे इंग्लिश या लैटिन में ट्रांसलेट किया जाता था, और ये पत्र फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शंस ऑफ रॉयल सोसाइटी में पब्लिश हुआ करते थे। कुछ इनके महत्वपूर्ण पत्र अगर हम देखें तो सितंबर 7, 1674 में उन्होंने पत्र लिखा था, जिन्होंने उन्होंने लेक वाटर का ऑब्जर्वेशन दिखाया था, जिसमें उन्होंने एक्सीलेंट डिस्क्रिप्शन किया था स्पाइरो गायरा का। इसी तरह 25 दिसंबर 1702 में उन्होंने जो लेटर लिखा था रॉयल सोसाइटी को, उसमें उन्होंने वॉटिसेला और कुछ सीलिएट्स का बहुत बेहतरीन डिस्क्रिप्शन दिया था। सितंबर 17, 1683 को ल्यूवेनहॉक ने जो पत्र लिखा था, उन्होंने उनके खुद के दांत के बीच में जो प्लाक है उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन दिए थे। तो ल्यूवेनहॉक ने हर तरह की इन्होंने ऑब्जर्वेशन की थी। ये पहले माने जाते हैं व्यक्ति जिन्होंने सैफ्रॉन का यानी कि केसर का इस्तेमाल किया था स्टेनिंग के रूप में, और कुछ कलर्ड इन्होंने ऑब्जर्वेशंस दिए थे। ये अपनी उम्र के आखिरी दिन तक लगातार काम करते रहे और इनकी मृत्यु 1723 में हुई। इनकी जिस डिजीज से डेथ हुई, इनके नाम के कारण ही उसको हम ल्यूवेनहॉक डिजीज भी कहते हैं। तो ये कुछ जानकारी आपको एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के बारे में मैंने आज दी है। धन्यवाद।